क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, बायोमोलिक्यूल्स में हम आगे बढ़ते हैं और अभी तक काफी कुछ हम पढ़ चुके हैं और हमने ये भी देखा, हमने जितना हमने पढ़ा है उससे नीट 2020 में क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि जैसे मैंने आपसे कहा था ना बेटा, सेकेंडरी अल्कलॉइड हमने पढ़ा था, रिसिन, एब्रिन, तो रिसिन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप सब बच्चों ने जो है वो पेपर को देख लिया होगा। आपको मैंने पेपर तो अपलोड करवा दिया था उसमें सिस्टम में, तो आपने देखा होगा उसमें कि किस तरह के क्वेश्चन जो है नीट के अंदर पूछे गए, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम उसमें। तो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे प्रोटीन्स के ऊपर, ठीक है। तो मैं छोटे छोटे कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे करूंगा और फिर उसके बाद बेटा हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे प्रोटीन के ऊपर। तो नंबर 1 आप मुझे बताएंगे बेटा कि आपको बताना है कि पहले तो आप बताइए मुझे कि व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के संगठन क्या होते हैं, सुक्रोज किस तरह की शुगर से मिलकर बना होता है, यानी सुक्रोज को बनाने वाली शुगर क्या होती है, ठीक है। आपको बताना है कि लैक्टोज किन शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, सुक्रोज किन शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, लैक्टोज किन शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। आपको बताना है कि प्लांट विंका रोजिया से हमें कौन सी ड्रग या मेडिसिन मिलती है, प्लांट विंका रोजिया से हमें कौन सी ड्रग या मेडिसिन मिलती है, ठीक है। प्लांट विंका रोजिया से हमें कौन सी ड्रग और मेडिसिन मिलती है। प्लांट रिसिनस कम्युनिस से हमें कौन सा टॉक्सिन मिलता है, कौन सा टॉक्सिन हमें प्लांट रिसिनस कम्युनिस से मिलता है, ठीक है। प्रोटीन बनाने के लिए एमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम क्या है, वो कौन सा बॉन्ड है जो प्रोटीन में एमाइनो एसिड के बीच पाया जाता है जिससे कि प्रोटीन श्रृंखला बनती है, ठीक है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलिगोमेरिक प्रोटीन। ओलिगोमेरिक प्रोटीन क्या होते हैं ये आपको बतलाना है, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन मैंने आपसे किए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हम बात करते थे प्रोटीन्स के ऊपर। मैंने आपसे कहा था प्रोटीन जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं और प्रोटीन के आपको बता दूं मैं कि यदि आप बात करें कि सर प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, तो प्रोटीन का अच्छा सोर्स क्या होता है, अच्छा स्रोत क्या है प्रोटीन का हमारी डाइट में, तो मैं कह दूं आपको कि बेटा देखो, जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, जो शाकाहारी पॉपुलेशन है, वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स जो है प्रोटीन का वो है सोयाबीन, ओके। सोयाबीन जो है इट इज हैविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन रिसोर्सेज के, जो वेजिटेरियन रिसोर्सेज हैं उसमें से सबसे अच्छी मात्रा में प्रोटीन जो है सोयाबीन के अंदर होता है, ब्रोकली के अंदर होता है, ठीक है। जो हरी पत्ता गोभी आती है ना, हरी गोभी आती है, फूल गोभी ऐसी के, ब्रोकली के अंदर होता है, ठीक है। तो जो दालें हैं, पल्सेज आर आल्सो गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन। दालों के अंदर भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, इसलिए हमारी डाइट में दालें बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसके अलावा जो लोग मिल्क ले सकते हैं तो उनके डाइट में कर्ड हुआ, मिल्क हुआ आपका, ठीक है। जो दही हुआ आपका, दूध हुआ, ये भी अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन के लिए, ठीक है ना, क्लियर। कर्ड को हर कोई डाइजेस्ट कर सकता है परंतु मिल्क को कई लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, एडल्ट लोग जो होते हैं वो, ठीक है। फिर जो ग्रेड ए सबसे बेस्ट प्रोटीन जो है वो नॉन वेजिटेरियन रिसोर्सेज उसके होते हैं, ठीक है, जिसमें प्रोटीन थोड़ा सा हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है और मोर इजीली अवेलेबल फॉर्म में होता है क्योंकि वो एनिमल बॉडी का ही हिस्सा होता है, ठीक है। पर वेज पॉपुलेशन के लिए प्रोटीन के प्लेंटीफुल ऑफ सोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने यह भी कहा था कि कोई भी दो ऑर्गेनिज्म के सारे प्रोटीन एक समान नहीं हो सकते बेटा, क्योंकि प्रोटीन को बनाने की सूचना डीएनए में होती है और डीएनए के मैसेज को एमआरएनए कैरी करता है। एमआरएनए जब पहुंचता है कहां पर, एमआरएनए जब साइटोप्लाज्म में पहुंचता है वहां पर जाकर राइबोसोम की हेल्प से जो है वो प्रोटीन को बनाता है। तो प्रोटीन को बनाने का मतलब यह है जैसे कि मोतियों की माला को बनाना। भाई मोती नहीं बनाया,
यानी आपसे कोई बोले ना कि मोतियों की माला पिरोना है, आपको माला बनाना है मोतियों की, तो आपने मोती को बनाया नहीं, आप बाजार से मोती लेकर आप आए, एक पर लेके आप आए और उन मोतियों को आपने एक धागे के अंदर डाल दिया आपने, तो मोतियों की माला बन गई एक, है ना, ठीक है। तो वैसे ही हमारी सेल करती है। तो हमारी सेल सारे अमीनो एसिड खुद नहीं बनाती, क्योंकि यदि सारे अमीनो एसिड हमारी सेल खुद बनाती होती तो एसेंशियल अमीनो एसिड होते ही नहीं। एसेंशियल अमीनो एसिड वे अमीनो एसिड होते हैं जिनको हमें बाहर से इनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी सेल के अंदर प्रोटीन बनने का मतलब है कि अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन करना, उसका बहुलकीकरण करना, दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? तो बेसिकली जब हम जो है वो कहते हैं कि सेल के अंदर प्रोटीन बनता है, तो बिल्कुल सही वर्ड उसके लिए होता है, वो होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के, ठीक है, रूपांतरण प्रक्रिया, ट्रांसलेशन प्रोसेस की बात करते हैं, क्या अनुवादीकरण, अनुवादीकरण के अनुवादन बोलते हैं इसको हम, ठीक है, ट्रांसलेशन कहते हैं। मतलब एमआरएनए पर जो सूचनाएं लिखी हैं उसको प्रोटीन बनाकर आप एक्सप्रेस कर दे। और प्रोटीन क्या होते हैं? दे आर द चेन ऑफ अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, यानी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जो क्या होता है बेटा? CONH बॉन्ड इज द पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? ठीक है। फिर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात किए थे बेटा, तो मैंने आपसे कहा था कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें जो बॉन्ड है, जो प्रीडोमिनेंट बॉन्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या है? वो है पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? वॉन्डरवॉल फोर्सेस है, आयनिक बॉन्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड देखने मिलते हैं हमको यहां पे के। और फिर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो होता है वो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होंगी, आपस में जुड़कर एक प्रोटीन को बनाएंगी, बड़े प्रोटीन को बनाएंगी, जैसे कि हीमोग्लोबिन, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन उसके अंदर होती है, तो वो उसका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। क्लियर? यहां तक तो बेटा कोई डाउट नहीं है ना, है ना? और देखो, कोई भी क्लास मिस मत किया करो, ना आपको क्या करना है, आपको जो है वो सारी क्लासेस को आपको जो है वो रेगुलर क्रम में देखना है आपको। प्लीज डोंट मिस एनी क्लास के। घूमते फिरते मत आइए यहां पर जो है वो इसको बगीचा मत समझिए कि घूमते फिरते आ गए, एक क्लास जितेंद्र सर की अटेंड की, एक क्लास किसी और की अटेंड की, के नहीं। जिससे पढ़ रहे हो उससे कंटिन्यूस पढ़िए, तभी फायदा मिलेगा बेटा, ठीक है ना? यदि आप आज पहली बार घूमते फिरते आए हैं और आपको यहां अच्छा लग रहा तो यहां पढ़िए, कहीं और अच्छा लग रहा था तो वहां जाके पढ़िए, क्योंकि ये मेरा करियर का मामला नहीं, आपके करियर का मामला, इसलिए प्लीज बी कंसिस्टेंस, कि जहां फॉलो कीजिए उसको पूरी शिद्दत से फॉलो कीजिए, ठीक है। देखिए, हमने कहा था आपसे कि कौन कौन से बॉन्ड है टर्सरी स्ट्रक्चर में। टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, यानी जो तृतीयक संरचना होती है प्रोटीन की बेटा, जो प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। और इसमें कौन कौन से बॉन्ड पे? देखिए, मैंने कहा आपसे कि यहां पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, जो है वो फोबिक इंटरेक्शन, देन हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें हम, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन के। देन हमने क्या कहा आपसे? डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो वैरायटी ऑफ बॉन्ड यहां पर टर्सरी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में काम करते हैं, ठीक है। क्लियर? देन दिस इज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, अब हमारे एनसीईआरटी, हमारी प्रिय पुस्तक एनसीईआरटी, जिसने फिर एक बार सिद्ध कर दिया, इसने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि क्या सिद्ध कर दिया? एनसीईआरटी ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया, इस नीट 2020 के एग्जाम के बाद एनसीईआरटी ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया। कभी कभी अपुन को लगता है अपन ही भगवान है, कभी कभी अपुन को लगता है कि अपुन ही भगवान है। समझ गए के कहां का डायलॉग है इसके? कहीं ना कहीं का डायलॉग तो है इसके। तो एनसीईआरटी का कहना है कि भैया ऐसा है कि हमको तो कहीं, अब हमको तो इस बात का यकीन होने लगा है, आई एम द गॉड, ठीक है। एनसीईआरटी इस प्रकार से बतला देते। और आप सोचो कि छिपी लाइनें, वहां से भी क्वेश्चन निकाल के लेके आते हैं एनसीईआरटी के। हमने भी कहा तुम जो है वो तू डाल हम पात के, हम भी जो है वो देखते हैं कि हमने अपना जो है वो इस बार हमने थोड़ा अपनी कंटेंट टीम को और डेवलप किया। हमने कहा, कंटेंट टीम से कहा है कि मेरे को एनसीईआरटी के हर पन्ने से, एवरी पेज ऑफ एनसीईआरटी आई वांट 20 एमसीक्यूज, नॉट लेस देन 20 एमसीक्यू चाहिए मेरे को हर पन्ने से, ठीक है। यानी उन एमसीक्यू को लगाने के बाद में कोई स्कोप ही ना बचे एनसीईआरटी के अंदर, कोशिश कर रही है पूरी के। आप देखिएगा अब जो है वो, और हम एनसीईआरटी को हम ऐसा पढ़ते तो हैं, इसको हम एक बार प्रैक्टिस भी कर लेंगे, क्योंकि पढ़ा हुआ कई बार थोड़ा सा हम भूल जाते हैं, लेकिन बार बार एमसीक्यू दिखाई पड़ता है, देन वी नो दी क्या आंसर में लगाना है, ठीक है ना। क्लियर? चलिए, फोड़ क्या है बच्चे इस बार के? मेरे पास जो है वो कल से आज तक में जो है वो पिछले 2 दिन में मेरे पास में 650 प्लस बच्चों की बहुत लंबी लिस्ट बन चुकी है, ठीक है।
एग्जैक्ट डेटा बताऊंगा नहीं आपको, मैं रिजल्ट आने के बाद ही मैं इन चीजों पे यकीन करता हूं, पर इतना जरूर मुझे मालूम है कि मुझे बहुत खुशी है कि कई सारे बच्चे मेरा जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके आए। मतलब बायोलॉजी में भी जो है वो 340, 348, 352 ऐसे बढ़िया नंबर लेके आ रहे हैं। चलिए अब एनसीईआरटी में कहता है प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। बिल्कुल सही बात है भैया, प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड है, हमने बिल्कुल भी इस पर अपवाद नहीं किया। हमने कहा मान लिया हमने कि प्रोटीन चूंकि ये कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड के बनने पर बने होते हैं तो उनको पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं हमके। दे आर दी लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड के, ये अमाइनो एसिड की एक रेखिक श्रृंखला होते हैं, एक के बाद एक जुड़े होते हैं और ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं इनके। ठीक है, हर एक प्रोटीन जो होता है वो एक पॉलीमर होता है, और किसका पॉलीमर होता है? अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है वो। ठीक है, और अमाइनो एसिड जो होते हैं वो 20 तरह के होते हैं। कितने? 20 टाइप के होते हैं। एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एंड और भी नाम है के। तो तकरीबन 20 प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं जिनको हम बोलते हैं बेटा मैजिक 20। क्या बोलते हैं? मैजिक 20 कहते हैं। और ये प्रोटीनोजेनिक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये प्रोटीनोजेनिक होते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये एल आइसोमर होते हैं या डी आइसोमर होते हैं? आप बताएंगे मेरे को। ठीक है, जितने भी अमाइनो एसिड जो प्रोटीन को बनाते हैं वे एल आइसोमर हैं या डी आइसोमर हैं, ये मेरा बच्चा बताएगा, कमांडो बताएगा। कौन बताएगा? कमांडो बताएगा। ठीक है ना? क्लियर? और भूले ना तो पिटाई लगेगी। मतलब अब बायोमेंटर नेक्स्ट लेवल पे आ गया है, अब पिटाई लगाने के लेवल पे आ गया है। ठीक है ना? ठीक है, बहुत हुआ प्रेम, अब जो है दंड भी मिलेगा यदि गलत करेंगे तो। चलिए, तो प्रोटीन जो होते हैं वो हेट्रोपॉलीमर है। बेटा क्यों हेट्रोपॉलीमर है? क्योंकि उसको बनाने वाली इकाइयां जो अमाइनो एसिड्स है वो 20 टाइप के होते हैं, इसलिए ये हेट्रोपॉलीमर होते हैं, ये होमोपॉलीमर नहीं होते। ठीक है, फिर एक होमोपॉलीमर में क्या होता है? केवल एक प्रकार का मोनोमर होता है, बार बार दोहराया गया होता है। जैसे कि होमोपॉलीमर का एग्जांपल क्या है? सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, काइटिन एन एस्टाइल ग्लूकोसेमाइन का पॉलीमर है ना? लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन मत बोलना। क्यों मत बोलना? क्योंकि वो एन एस्टाइल ग्लूकोसेमाइन और एन एस्टाइल म्यूरामिक एसिड का पॉलीमर है वो। ठीक है ना बेटा? जहां एक ही तरह का मोनोमर यूनिट होगा वो होमोपॉलीमर होगा। ठीक है, फिर सर्टेन अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, कुछ अमाइनो एसिड हमारे हेल्थ के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं एंड दे हैव टू बी सप्लाइड, दे हैव टू बी, ठीक है, हाँ, दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू डाइट, ये हमारी डाइट से मिलना चाहिए। तो हेंस डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ द एसेंशियल अमाइनो एसिड के, और इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी के। मैंने कहा था बेटा आपको, मैंने कहा था कि एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है ये वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनको हमें डाइट में लेना पड़ता है, ये हमारी बॉडी इनको खुद से नहीं बना सकती है बेटा। ठीक है, और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं उनको हमारी बॉडी खुद से बना सकती है। ठीक है ना? हमने नंबर भी देखा था, इनका नाम भी देखा था, तो नाम याद रखिएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे हम। ठीक है, द लेटर आर दोज विच आवर बॉडी कैन मेक, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? नॉन एसेंशियल, हम बात कर रहे हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के। जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं उनको हमारी बॉडी बना सकती है, और जबकि एसेंशियल अमाइनो एसिड को हमें बाहर से डाइट में लेना पड़ता है। अच्छा बताइए, कोई अमाइनो एसिड ऐसा है, कोई अमाइनो एसिड, आंसर करना है, ठीक है, चुपचाप बैठ के सुनना नहीं है कि मैं गाना गा रहा हूं आप सुन रहे हैं, ठीक है, और वाह वाह कर रहे हैं लास्ट में, ऐसा नहीं चाहिए, आंसर चाहिए। ठीक है, आपको बताना है कि यदि कोई अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में बनता है लेकिन वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बनता है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना नहीं बनता है, थोड़ा सा बनता है और थोड़ा कुछ बाहर से चाहिए पड़ता है, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट, उतना बनता है लेकिन कुछ अमाउंट उसका बाहर से भी रिक्वायर होता है, तो ऐसे अमाइनो एसिड को क्या बोलोगे आप? एसेंशियल बोलोगे, नॉन एसेंशियल बोलोगे, या कोई और टर्म दोगे इसके लिए? आप कुछ और बोलोगे इससे, आप बताओ सोच के क्या बोलोगे? ठीक है, चलिए, प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रोटीन जीवित जीवों में कई सारे काम करते हैं, जैसे कुछ प्रोटीन जो होते हैं सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, मतलब देयर आर सम प्रोटीन जिनको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, परमिएज भी कहते हैं हम, ठीक है, जो कि परमिलिटी रोल प्ले करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शस ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? उन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं, ठीक है, हम उनको क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं, याद है आपको? ठीक है,
क्या बोलते हैं इनको बेटा, इनको हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, इनको हम जो है वो एंटीबॉडीज भी कहते हैं। फिर कुछ हार्मोन होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि इंसुलिन हार्मोन हो गया आप काट के, देयर में भी प्रोटीन जो हार्मोन के रूप में होते हैं। कुछ एंजाइम होते हैं इनके, जैसे मैंने आपसे कहा कि एडिनाइलेट साइक्लेस की बात करें हम, जो है वो हेक्सोकाइनेस की बात करें, देयर आर एंजाइम आल्सो के। तो मतलब प्रोटीन, नो सेल कुड लिव विदाउट प्रोटीन, कॉमन क्वेश्चन एग्जाम करके, कोई भी सेल बगैर प्रोटीन के सर्वाइव नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रोटीन इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोटीन इज द पार्ट ऑफ द एंजाइमेटिक मैकेनिज्म, फंक्शनल रोल होता है प्रोटीन का, क्रियात्मक रोल होता है प्रोटीन का, जो है स्ट्रक्चर रोल होता है, और प्रोटीन का परमिबिलिटी में भी रोल होता है। ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के महत्वपूर्ण के अब इस टेबल से 2019 में और 2020 में लगातार क्वेश्चन आया नीट में। ठीक है, नीट 2019 एंड 2020 के 2019 में आया है GLUT4 2019, कोलेजन 2020। ठीक है, मतलब दिस टेबल इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल के, मतलब ये तो याद रखना ही पड़ेगा बॉस। ठीक है ना, एग्जाम में आता है बेटा, समझ गए। चलिए, कोलेजन एनिमल बॉडी में इट इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन्स, एनिमल बॉडी में सबसे अधिक, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडी, एंड एनिमल बॉडी में, जंतु शरीर में सबसे अधिक मिलने वाला जो प्रोटीन है वो कोलेजन प्रोटीन होता है, जो कि ट्रिपल हेलिक्स के रूप में होता है। क्या होता है? ट्राई हेलिक्स के रूप में होता है के, एंड इट इज द इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस के, यानी सेल्स के बीच है, ये कभी भी सेल के अंदर नहीं होता बेटा। कहां होता है ये? इंटरसेलुलर, इंटर मतलब दो के बीच में, भूलना नहीं, इंटर मतलब दो के बीच में, इंट्रा मतलब अंदर, और एक्स्ट्रा मतलब बाहर। नोट कर ले बेटा, ठीक है ना, भूलना नहीं दोबारा, है ना। ठीक है बच्चे, इंट्रा मतलब अंदर, ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, इंटर मतलब बीच में, है ना बेटा, भूलना नहीं है ना। ठीक है, छोटी छोटी बातें होती हैं और इनमें ही बेटा हम कई बार गलती कर बैठते हैं ना। ठीक है, मुझे बड़ा बुरा लगता है जब बच्चों को आता है, बहुत अच्छे बच्चे, कल मतलब मेरे को अभी बच्चे एग्जाम दे के आए, बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, टेस्ट बच्चा, वो मतलब कभी OMR शीट में गलती कर दिए, कभी घबरा गए जाके वहाँ पे अटके रहा। हाँ, तो बड़ा दुख होता है कि जब हम इतना मेहनत करते हैं और फिर किसी कारण छोटी सी गलती से जो है हमको हमारा 10, 20, 30 नंबर भी जो है वो अफेक्ट होता है, तो वो बड़ा बुरा लगता है। इसलिए प्लीज़ मेरे आप सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज़ एक तो ईमानदार रहिए। ठीक है, कोई भी DPS लगाते हैं, कोई भी टेस्ट देते हैं ना, अपने लिए एकदम 100% ईमानदार रहिए। दुनिया के लिए आप कुछ करते, क्या करते हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता इससे, लेकिन ये कि आपको अपने लिए ईमानदार रहना पड़ेगा। ठीक है ना, और पूरी शिद्दत से, पूरी जी जान लगा के मेहनत कीजिए। मैं बता दूं बेटा कि स्पेशली मैं बोल रहा हूं कि लड़कों को, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए बोल रहा हूं कि आप जिस करियर, जिस इसमें है ना बेटा, फेज में, यहां पर यदि आपने अपने करियर को प्रायोरिटी नहीं दिया ना, तो पूरी जिंदगी केवल एक चीज बचती है, अफसोस। क्या बचता है? अफसोस। ठीक है, चलो लड़के तो कोई ना कोई काम कर लेते हैं बाद में। इंडियन सोसाइटी, भारत का समाज ऐसा है कि यहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत सारे काम करने को, जैसे लड़के तो मार्केटिंग में चले गए, गर्ल्स भी होती है, लेकिन क्या होता है कि लड़कियों के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन रह जाते हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन जो घर वाले तैयार लेके बैठे होते हैं, घर वाले एक थाली लेके बैठे होते हैं, घर वाले एक थाली लगा के बैठे होते हैं कि भैया है ना, यदि लड़की ने कुछ नहीं किया, निकली नहीं, एग्जाम नहीं करा, तो ये थाली उठाएंगे, किसी के तिलक कर देंगे, किसी को जो है वो ढूंढ ढांड के शादी करा देंगे। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद की जिंदगी भारत में यदि आप अभी भी आंख पे पट्टी बांध कर बैठे हैं, तो भी आपसे मैं क्या कह सकता हूं कि मैं यही कहता हूं बेटा कि भारत जैसे बड़े देश को यदि बहुत आगे निकलना है ना, तो हमारी 50% आबादी घर के चूल्हे चौके से बाहर निकलना चाहिए, बाहर काम करना चाहिए वोट के। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो चूल्हा चौका कर रहा है वो सब स्टैंडर्ड कम काम है, वो मैं कहता हूं बेटा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमको महिलाओं को सम्मान मिलना, महिलाओं को जो है वो बराबरी का स्थान मिलना कब शुरू होगा? जब आप दिखाई पड़ेंगे बाहर, जब आप बाहर काम करेंगे, आपके अमेरिकन सोसाइटी हुआ, यूरोपियन सोसाइटी हुआ, जब आप दिखाई पड़ेंगे, डोमिनेट करेंगे सोसाइटी में, तो लोगों को सुनना पड़ेगा। इसलिए मेरा सारे बच्चों से और सारी की सारी गर्ल्स कमांडो से मेरा रिक्वेस्ट है बेटा, जो मौका मिला है ना, उसको जाने मत दो उसको। ठीक है ना,
दिस इज वेरी वेरी प्रेशियस मूवमेंट का, यानी आगे चला गया ना बेटा तो फिर एक दिन क्या होता है, सिर्फ पछताना पड़ता है। मैं नहीं चाहता हूं मेरा एक भी बच्चा जो है ना कभी जिंदगी में कहीं रेस में कभी पीछे छूटे उठ के। चलिए, तो अब याद रखना है, तो टेबल बता दिया मैंने कि बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा के, है ना। कभी कभी मैं सेंटी आता हूं तो फिर ऐसी बहुत सारी बातें करने लगता हूं, क्या ठीक। तो कोलेजन इस बार पूछा गया बेटा के, तो ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब सेल्स के बीच में सपोर्ट देने के लिए पदार्थ पाया जाता है कि ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है बेटा, इट इज एन एंजाइम के, ये एलिमेंट्री कैनाल में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम होता है कि प्रोटीन पचाने में रोल प्ले करता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ये पैंक्रियास के आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से निकलता है, पढ़ेंगे बाद में इसको, अभी समझ लो इंसुलिन इज ए प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन है, ठीक है। इनडायरेक्टली ये भी पूछा गया भाई इंसुलिन में कौन सा बॉन्ड है, यदि प्रोटीन है तो कौन सा बॉन्ड है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है। और इन्यूलिन में क्या है बेटा, इन्यूलिन इज ए पॉलीसेक्राइड, फ्रक्टोज का पॉलीमर है, तो इन्यूलिन में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इंसुलिन में पेप्टाइड बॉन्ड है। ये भी 2020 में पूछा गया है, ठीक है, बता दिया मैंने। एंटीबॉडी दे फाइट, तो एंटीबॉडी जो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं वो क्या होते हैं, आईजीजी होता है, आईजीए होता है, आईजीएम होता है, कि आईजी जो है वो ए होता है, आईजीडी होता है, कि तो मैंने क्या कहा, इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर इम्यून सिस्टम। ह्यूमन हेल्थ में पढ़ा हमने। रिसेप्टर्स हुए, सेंस जो हमारे बॉडी के रिसेप्टर होते हैं स्मेल के लिए, जो हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सूंघने में हेल्प करता है, गस्टेटरी रिसेप्टर जो है वो स्वाद लेने में हेल्प करता है, एंड देयर आर हार्मोन्स जो कहां से आते हैं बेटा, उसके हार्मोन्स के रिसेप्टर होते हैं, वो भी प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। एंड GLUT4 क्या होता है, तो मैंने GLUT4 का एक परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट मैंने डाला हुआ है। ग्लूकोज अपटेक रिसेप्टर जो होते हैं उनके बारे में मैंने एक परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट में, क्योंकि GLUT4 से लेके GLUT4 जो है दे रखा है इसमें, पर GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 के ये कहां होता था, एक बार उस शीट को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरा पता नहीं, कल मेरी आपको बता दूं मैं कि आपकी जो हमारी आपकी जो डाउट फैकल्टी हैं वो शेल मैडम के, जो एक जमाने में मेरी भी कभी टीचर रही है, और वो बहुत ही अच्छी टीचर है। कई सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं टेस्ट में, उनको वो क्रिएट भी करती हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। तो जो उन्होंने मुझे बताया कि, और मेरी कल 2-3 टीचर से बात हुई और उन्होंने यही बताया, और वो टीचर सारे, जैसे मैं एक टीचर है मेरे मित्र हैं वो भी XYZ में है, एक ABC में है, के, तो उन्होंने सबने बताया कि नीट 2021 का बायोलॉजी का पेपर जो है वो गेम चेंजर हो सकता है, इसलिए हमको सबको जो है लेवल अच्छा मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी खबर है कि एनटीए ने अपने बहुत सारे डेटाबेस में क्वेश्चन डाल के अब वो उनकी डिपेंडेंसी जो प्रोफेसर्स पे थी उसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड द पेपर विल बी जनरेट रैंडमली थ्रू द डेटाबेस के। बहुत सारी चीजें ऐसी है, अब कितना सही है गलत है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बात इतनी सी है कि हमको अपना लेवल थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ेगा, इसलिए जो बता रहे हैं उसको एक बार पढ़ लिया करो, तो ग्लूट रिसेप्टर की शीट को एक बार बेटा पढ़ लेना, तो GLUT4 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑलरेडी आ चुका है, ये इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल के, एंड ये इंसुलिन की हेल्प से जो है क्या करता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को सेल के अंदर जो है लेके आता है बेटा, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। सीधा स्टेटमेंट, नीट 2020 कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, सीधा स्टेटमेंट क्या ना आया हुआ, सीधा, ठीक है। और अब आपको बता दूं मैं 2021 के लिए, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन रुबिस्को जो है, इट इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन दी होल बायोस्फीयर, यानी पूरे जैविक संसार में जो प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में है वो रुबिस्को है, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट और कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, याद रखिएगा इसको के 2021 के लिए, ठीक है। अब ये भाई साहब कौन है के, ये एक महान वैज्ञानिक है GN रामचंद्रन, इनको भी बड़ा इंतजार है कि कभी ना कभी तो नीट हमारी याद कर लेगा, तो मैं कह रहा हूं नीट इनको याद करने वाला है 2021 में, ठीक है। सर आपका टाइम आ गया कि नीट 2021 में GN रामचंद्रन के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इनको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है इनके बारे में, आपको याद रखना है कि GN रामचंद्रन ने किस फील्ड में काम किया, तो ही वर्कड इन द फील्ड ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर, इन्होंने प्रोटीन की संरचना के फील्ड में काम किया इन्होंने के,
and he was the founder of the Madras School of Conformational Analysis of Biopolymer. Again, this is NCERT. ये सब कुछ कहां से बेटा? Everything is from NCERT. ठीक है, और ये मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स के संस्थापक थे के. इन्होंने ही डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेजन प्रोटीन. ठीक है, इन्होंने कोलेजन प्रोटीन के ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को बतलाया. के वेरी वेरी आईएमपी. ठीक है, इन्होंने कोलेजन प्रोटीन के ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को बतलाया. ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात है, इन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला तैयार किया, इन्होंने एक मैथमेटिकल डेरिवेशन को तैयार किया जिसकी हेल्प से प्रोटीन के स्ट्रक्चर का हम अंदाजा लगा सकते हैं. और उस डेरिवेशन को कहा गया रामचंद्रन प्लॉट कहा गया. के इतना कठिन है कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. के एंड ये मतलब ये इसके लिए मतलब थोड़ा सा मतलब आगे जाना के पढ़ना पड़ेगा, मतलब है ना. ठीक है, मतलब जो पीएचडी के लेवल पे ना वहां जाके बात करनी पड़ेगी. ठीक है, तो मतलब भारत के वैज्ञानिकों की खास बात बताओ. मैंने बहुत सारे जो है साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा और व्हाट आई फाउंड दैट कि इंडियन साइंटिस्ट जो ना वो कठिन चीज खोजते हैं. दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड समथिंग वेरी डिफिकल्ट. बेसिक और सरल चीज नहीं खोजेंगे तो ऐसा खोजेंगे कि दूसरा आदमी हिल जाएगा, जिसका कोई विकल्प ही नहीं मिलेगा आसपास. ठीक है, अरे भाई आप पुराने समय देख लो ना, आपके सुनने का आविष्कार भी इंडिया के अंदर ही हुआ. ठीक है, मतलब बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी, बेसिक्स ऑफ जो कई चीजें हैं जो वो हिंदुस्तान के अंदर है. एक जमाने में लोगों के पास जब टेलीस्कोप नहीं हुआ करते, सुनिएगा बात को, जब लोगों के पास टेलीस्कोप नहीं हुआ करते थे ना, उस जमाने से ज्योतिष शास्त्र है. ये नहीं बोलता मैं कि पूरा विज्ञान है वो करता, लेकिन उनको इतना तो मालूम था कि ग्रह होते हैं. ग्रह के नाम भी रख के बैठे थे वे. कितने ग्रह होते हैं? नवग्रह होते हैं. नवग्रह की पूजा जाने कब से करते चले आ रहे हैं, अब 8 रह गए. लेकिन वो नाम देके जब सब कुछ खोज खाज के बैठे थे वो लोग. कैसे देखा, कहां दिमाग लगाया, नहीं मालूम. इस बारे में कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आधुनिक विज्ञानी पुष्टि करता है कि हाँ भैया ये बोलते थे ना ये लोग, तो इनका तुक्का भी सही लगता है यार. इन्होंने जो खोजा था, क्योंकि कोई कैसे पता लगाया आपने, कोई पूछेगा तो कोई एविडेंस ही नहीं हमारे पास में, खत्म हो गया सब वो. ये दुर्भाग्य हमारे इंडियन उसका, लेकिन खोज तो बड़ी बड़ी की हमने. जीएन रामचंद्रन जी ने भी क्या किया, इन्होंने भी ऐसा फॉर्मूला खोजा इन्होंने जिस फॉर्मूले में कुछ वैल्यू पुट करेंगे आप तो आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बता पाएंगे बिल्कुल सही से. ऐसा माना जाता है कि ये स्ट्रक्चर बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है और इसका इस्तेमाल कंप्यूटर साइंस में किया गया. इनके फॉर्मूले के डेरिवेशन का इसका एक प्रोग्राम बनाया गया और आज दुनिया भर की लेबोरेटरीज में जब प्रोटीन के बारे में पता लगाना था, उस स्ट्रक्चर के बारे में, तो बगैर आप जो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किए बगैर आप इससे मालूम कर सकते हैं. ठीक है, और इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया और कैम्ब्रिज में इनकी मुलाकात हुई थी लिनस पॉलिंग से, और ये लिनस पॉलिंग से काफी प्रभावित हुए थे. और लिनस पॉलिंग तो थे ही एक बड़े भारी वैज्ञानिक जिन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे काफी कुछ काम किया. ठीक है, तो लिनस पॉलिंग, मैंने कहा ना जिंदगी में कई बार क्या होता है बेटा कि कोई गुरु आपको ऐसा मिलता है, कोई टीचर आपको ऐसा मिलता है जिसके मिलने से आपकी जिंदगी बदल जाती है. मैं कहता हूं मेरी लाइफ में सबसे बड़ा इफेक्ट, मतलब मैं आज भी कहता हूं कि मेरे पूरे जीवन में सबसे बड़ा इंपैक्ट जिस टीचर का पड़ा वो मेरे पीएमटी के समय के टीचर थे, डॉक्टर AK जैन सर. ठीक है, SP शर्मा सर, अब तो काफी और लोग होंगे ये लोग के, KD मिश्रा सर एंड शैल मैडम. सौभाग्य से ये हमारे साथ में है कंटिन्यूस कॉन्टिन्यूमेंट के साथ, आपके लिए भी काम कर रही मैडम के. एंड सी जो आपको शेल मैडम की कहानी है कि वो जो है उस समय वो UPSC के लिए पढ़ रही थी वो, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम है उसके लिए पढ़ा करती थी बॉटनी वोट के. तो वहां पे हम लोग इनसे पढ़ना चाहते थे. ये बिल्कुल ये जैसे हम लोग है ना कि हम लोगों के दिमाग में कमर्शियल एंगल आता नहीं कि हम लोग बस पढ़ाना चाहते हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं. ये भी वैसे ही पढ़ाया करती थी, जो पढ़े पढ़ा दें, अच्छा कॉन्सेप्ट समझाते हैं, पूरा बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत ही बढ़िया पढ़ाया इन्होंने. और उसके पढ़ने के कारण क्या होता था कि जो है गिनती के 4-6 स्टूडेंट थे, हम लोग अच्छे से पढ़ा करते थे इनसे. और बाद में ये इनका PSC में सिलेक्शन भी हुआ और इनका जब मैरिज हुआ तो वो महाराष्ट्र में मैरिज हुआ, तो इन्होंने PSC में सिलेक्शन हुआ, उन्होंने छोड़ छाड़ के सब वो फिर महाराष्ट्र शिफ्ट हो गई उठ के. Hello. Sorry to disturb you in between the lecture, but it's important to inform you. You should download the BioMentors app.
from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye, continue your lecture. इज वेरी ब्रिलियंट टीचर के। तो चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही कई बार कहता गुरु जो मिलता है ना, तो हमने बहुत इन लोगों से कभी बताऊंगा डिटेल आपको, मैंने काफी कुछ सीखा अपने गुरुजनों से के, आज ही मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, और जो भी मैं हूं आज, मैं जो भी कुछ हूं इनके कारण ही हूं। मैं तो एक प्रकार समझ लीजिए कि मतलब आप ये बोल सकते हैं कि मैं एक कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल था, इसको उन्होंने शेप दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो लिनस पॉलिंग से मिलने के बाद रामचंद्रन ने भी काफी कुछ जो है इन्होंने सीखा उनसे, और उसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया, और जो है एक बड़े वैज्ञानिक बने, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और जाके आगे बात करते हैं हम क्या, तो लेट्स एक्सप्लोर मोर डिटेल्स, थोड़ा सा बात करते हैं कि अभी रामचंद्रन जी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। तो कई बार बड़े सिंपलीफाइड ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछ लिए जाते हैं जो बड़े सिंपल से होते हैं कि आकृति के आधार पर, शेप के आधार पर प्रोटीन के टाइप क्या होंगे के। तो हम कहते हैं कि शेप के आधार पर प्रोटीन के कुछ टाइप, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक होता है बेटा फाइब्रस प्रोटीन के, एक क्या होता है नंबर एक होता है ये नंबर एक फाइब्रस प्रोटीन के, एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, द टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, लिख लीजिए टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकृति के आधार पर प्रोटीन के प्रकार के। फाइब्रस प्रोटीन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट, जैसे कि कोलेजन, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन, सिल्क फाइब्रोइन। सिल्क फाइब्रोइन क्या होते हैं? ये बीटा प्लीटेड शीट के रूप में होते हैं, याद है ना, बीटा प्लीटेड शीट के रूप में होते हैं। तो जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं बेटा, जो रसीदार प्रोटीन होते हैं, उनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इसके एग्जांपल क्या है? कोलेजन प्रोटीन हुआ, एक्टिन प्रोटीन हुआ, मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन कहां मिलते हैं आपको? ये मसल्स में, मांसपेशियों में आपको देखने मिलते हैं। केराटिन कहां मिलता है आपको? स्किन में मिलता है आपको, ये नेल में मिलता है। केराटिन कहां मिलता है? हमारी स्किन में होता है, नाखूनों में होता है, हमारे हेयर्स में होता है, ठीक है, हमारे हेयर्स में होता है, ठीक है। एक्टिन मायोसिन कहां होते हैं? मसल्स में होते हैं। कोलेजन क्या होता है? इंटरसेलुलर, सबसे अधिक एनिमल बॉडी में मिलने वाला प्रोटीन कोलेजन होता है, ठीक है ना, क्लियर। नंबर 2 ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं बेटा? हम बोल रहे हैं कि प्रोटीन के टाइप जो आकृति क्या शेप के आधार पे होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। इनमें तृतीयक संरचना, टर्सरी स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट के, मतलब इनमें 3D स्ट्रक्चर के, जो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है वो मोर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर फंक्शनल के, दे आर फंक्शनल। जबकि जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं दे आर बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रोटीन के, तो उनमें 2D स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें 3D स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट के। जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन कहां होता है? न्यूक्लियोसोम के अंदर देखने मिलता है हमको, याद है ना बेटा के। इंसुलिन हार्मोन है। एल्बुमिन कहां होता है? ये ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा है, इट इज द ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर होता है बेटा के। ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन की बात करें हम, ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं इसके। मायोग्लोबिन ग्लूटेन ऑफ द व्हीट, ठीक है, यानी जो व्हीट गेहूं का जो प्रोटीन है वो ग्लूटेन होता है बेटा, और ये गेहूं का जो प्रोटीन ग्लूटेन होता है, यही गेहूं की अच्छी क्वालिटी के लिए है। गेहूं जो होता है उसको आप आसानी से उसका आटा गूंथ पाते हैं, उससे आप कई सारे जो है वो रोटी अच्छी बना पाते हैं आपकी। कोई और यदि आप रागी का आटा इस्तेमाल करेंगे, आप बाजरे का आटा इस्तेमाल करेंगे, तो उतना अच्छे से आप रोटी नहीं बेल पाएंगे, बना पाएंगे जितना अच्छे से गेहूं का बना पाते हैं, क्योंकि उसमें ग्लूटेन प्रोटीन होता है, ठीक है। चलिए, तो बात किया हमने आकृति के आधार पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के, अपने संगठन के आधार पर प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के, अपने संगठन के आधार पर प्रोटीन के। तो हम कहते हैं बेटा कि नंबर 1 होता है सिंपल प्रोटीन, एक होता है सिंपल प्रोटीन, साधारण प्रोटीन, ठीक है ना, जिसमें केवल अमाइनो एसिड होगा, उसके अलावा कुछ और उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। सिंपल प्रोटीन का मतलब होता है ऐसे प्रोटीन जो केवल और केवल अमाइनो एसिड उनके अंदर होंगे, कोई दूसरा ग्रुप उसके अंदर नहीं होगा। ये 4 तरह के होते हैं, जैसे एल्बुमिन।
एल्बुमिन जो होता है ये न्यूट्रल प्रोटीन होता है, उदासीन, कोई ना एसिड ना बेस, कोई रिएक्शन नहीं होता है इसके, और वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए हमको हमारे ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड सीरम के अंदर देखने मिलता है। अंडे के व्हाइट, एग व्हाइट वाले मटेरियल में पाया जाता है इसके। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है ये भी न्यूट्रल होता है, लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, और ये हमारे ब्लड के एंटीबॉडी के रूप में होता है, ठीक है ना, ये एंटीबॉडी के रूप में हमको देखने मिलता है, ठीक है। फिर हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं ये, और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और न्यूक्लियोसोम के अंदर देखने मिलते हैं हमको। जबकि स्क्लेरोप्रोटीन जो होते हैं ये वो प्रोटीन होते हैं जो केवल और केवल आपको एनिमल किंगडम में देखने मिलेंगे। ये प्रोटीन आपको कभी भी प्लांट के अंदर देखने आपको नहीं मिलेंगे, और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। इनका एग्जांपल है केराटिन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन और कोलेजन प्रोटीन। ये क्या होते हैं? ये आपके स्क्लेरोप्रोटीन आते हैं कंपोजिशन के अकॉर्डिंग बात करें तो, ठीक है। देन दूसरा, एक तो ये होगा सिंपल प्रोटीन, दूसरा होता है बेटा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के। मैंने कहा ना कंपोजिशन के आधार पे, एक तो सिंपल प्रोटीन हो गए 4 तरह के, एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया आपका, हिस्टोन प्रोटीन हो गया आपका, और स्क्लेरोप्रोटीन हो गया। अभी बात कर रहे हैं हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में। क्या होगा कि प्रोटीन के अलावा उनमें कोई दूसरा नॉन प्रोटीन हिस्सा भी होगा इनमें के, मतलब दे आर द कंपोजिशन, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन सब्सटेंस के। मतलब इन प्रोटीन में आपको जो है एक ऐसा भाग देखने मिलेगा जो प्रोटीन नहीं होगा के, और इस भाग को क्या बोलेंगे? नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलेंगे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। इसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आईएमपी, ठीक है। जैसे यदि आपसे मैं बोलूं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के एग्जांपल क्या होंगे? तो नंबर 1 है ग्लाइकोप्रोटीन, कि प्रोटीन के साथ में ओलिगो सैकेराइड प्लस प्रोटीन है ना बेटा, तो क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन बन गया, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन में क्या हुआ? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। लाइपोप्रोटीन में क्या हो गया? लिपिड प्लस प्रोटीन, है ना। क्रोमोप्रोटीन में क्या हो गया? पिगमेंट प्लस प्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन पिगमेंट प्लस प्रोटीन, ठीक है। फ्लेवोप्रोटीन में फ्लेविन प्लस प्रोटीन के, फास्फोप्रोटीन में फास्फोरस प्लस प्रोटीन के, मेटलोप्रोटीन में मेटल आयन प्लस प्रोटीन, ठीक है ना, क्लियर। फिर बात करते हैं कि प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक नेचर के, यानी अपनी आयनिक प्रकृति के आधार पर प्रोटीन किस तरह के होते हैं, तो हम कहते हैं भाई एसिड प्रोटीन होंगे या बेस प्रोटीन होंगे। तो एसिड प्रोटीन जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रोटीन दे आर एसिड प्रोटीन के, और हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? बेसिक प्रोटीन होता है, ठीक है ना, क्लियर, क्षार के नेचर का होता है। फिर यदि आपसे कोई पूछता है कि प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर प्रोटीन किस तरह के होंगे, तो मैंने आपको बताया ना बेटा कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन जैसे कोलेजन प्रोटीन, केराटिन, एक्टिन, फाइब्रिन, ये आर दी स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है। फंक्शनल प्रोटीन क्या होंगे? एंजाइम, एंजाइम्स आर दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के। क्या होते हैं बेटा ये एंजाइम? जो है वो जैविक उत्प्रेरक होते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करेंगे, ठीक है ना। फिर स्टोरेज प्रोटीन की बात करें तो फेरेटिन आयरन को स्टोर करेगा बेटा के, केसिन और ग्लूटेन के, ये प्रोटीन के रिजर्व होते हैं, तो ये स्टोरेज प्रोटीन में आते हैं के। डिफेंस प्रोटीन जैसे फाइब्रोनोजन हुआ, थ्रोम्बिन हुआ, ये ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं बेटा, ठीक है ना। इम्यूनोग्लोबिन हुआ, दे आर द डिफेंस प्रोटीन। और दूसरे प्रोटीन जैसे मोनेलिन है, तो कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, बट दे आर स्वीट इन टेस्ट के, ये मीठे स्वाद के होते हैं। क्यों होते हैं इसके कोई कारण इसका नहीं दे सकते हम, ठीक है। तो कार्य के आधार पर बात करें हम तो स्ट्रक्चर प्रोटीन हो गया बेटा, फंक्शनल प्रोटीन हो गया, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गया, स्टोरेज प्रोटीन हो गया। आपको केवल इनके एग्जांपल दिमाग में रखेंगे किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन कई बार मैच दी कॉलम में आता है, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो हम तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बेटा, पर एक बार हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज में भी देख लेते हैं इसको हम, ठीक है ना। बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब प्रोटीन एट 4 लेवल, सही बात है कि द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन ए प्रोटीन। देखो बेटा, यानी प्रोटीन में एक पोजिशनल इंफॉर्मेशन, किसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन कि अमाइनो एसिड किस क्रम में है, यानी फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकंड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड, ये कौन कौन से हैं और किस सीक्वेंस से जुड़े हुए हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना।
तो एक प्रोटीन में एक लाइन के रूप में देखें हम तो लेफ्ट हैंड तरफ क्या होगा बेटा, फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा और राइट हैंड तरफ जो है वो लास्ट अमाइनो एसिड होगा। तो मैंने आपसे कहा था ना बेटा, एन टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड होगा और सी टर्मिनल जो है वो राइट हैंड साइड होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड जो होता है वो एन टर्मिनल, मैंने कहा ना ये एक लंबी लाइन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसके पास में फ्री होगा, NH2 ग्रुप फ्री होगा इसके पास में के, और इसके पास क्या होगा, इसके पास में COH ग्रुप फ्री होगा, ठीक है। तो हमेशा कोई भी प्रोटीन चेन का अगला पिछला सिरा कैसे मालूम करेंगे आप। अब कोई पूछता आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक प्रोटीन आपको दिया गया, आपको पता लगाना है कि कहां से पढ़े इसको हम, कौन सा अगला सिरा है, कौन सा पिछला सिरा है। तो याद रखिएगा, जहां पर फ्री अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, उसे एन टर्मिनल एंड बोलेंगे। जहां पे फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है सी टर्मिनल एंड बोलेंगे। तो एन इज द बिगिनिंग एंड सी इज द लास्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। A protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod, ठीक है ना। सीधा हमेशा जो है वो एक फैले हुए स्ट्रक्चर के रूप में ये नहीं होता है। द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ये हेलिक्स के रूप में जो है वो फोल्ड करता है बेटा। इसे रिवॉल्विंग स्टेयरकेस के समान दिखाई पड़ता है आपको ये के। और ऑफ कोर्स सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए अल्फा हेलिक्स के, आपको ऑफ ए हेलिक्स और अल्फा हेलिक्स के रूप में ये आपको कॉइल दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। प्रोटीन में वेरी वेरी, अब देखो ये इंफॉर्मेशन जो है वो एनसीईआरटी स्पेशल इंफॉर्मेशन है। मैंने आपसे कहा कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन की जो हेलिक्स है आपको जो है दिखाई पड़ेगी, इसको हम अल्फा हेलिक्स कह रहे थे बेटा। और इसमें इसको बनाने के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट के। और हमेशा याद रखिएगा, इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिसाइज आर ऑब्जेक्ट के, एंड प्रोटीन में केवल आपको जो है वो राइट हैंडेड हेलिक्स जो है देखने मिलेगा। इंपॉर्टेंट है बेटा के, इट इज वेरी 2021, ठीक है ना। प्रोटीन में आपको जो भी हेलिक्स देखने मिलेंगी वो बेटा राइट हैंडेड हेलिक्स आपको देखने मिलेंगे। क्या देखने मिलेगी बेटा, राइट हैंडेड हेलिक्स आपको देखने मिलेगी। अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म इन व्हाट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा उसमें, देखो है ना, जो प्रोटीन थ्रेड होता है बेटा वो एक्सटेंडेड फॉर्म में हमेशा नहीं मिलता है, वो हेलिक्स के फॉर्म में कॉइल करता है। और हेलिक्स का फॉर्म जो कॉइल करता है वो हमेशा राइट हैंडेड कॉइलिंग को शो करता है। और प्रोटीन थ्रेड जो होता है वो दूसरे फॉर्म भी बनाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं इसको हम, ठीक है। फिर इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, के जो लंबी प्रोटीन श्रृंखला है जो हेलिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है वो फिर से फर्दर कॉइल करती है, और हमें जो है वो एक प्रकार से हॉलो वुलन वॉल के रूप में दिखाई पड़ती है, कि हमें ऊन के गुच्छे के समान दिखाई पड़ती है। इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। हॉलो वुलन वॉल ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक खोखले ऊन के गुच्छे के रूप में दिखाई पड़ता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम टर्सरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, तृतीयक संरचना बोलते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन का 3 डायमेंशनल व्यू रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोटीन के, एंड प्रोटीन की कई सारी जैविक क्रियाशीलता केवल तब हो सकती है बेटा जब उसका टर्सरी स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। मैंने कहा ना, एंजाइम, एवरी एंजाइम इज हैविंग ए टर्सरी स्ट्रक्चर, यदि उसमें कोई डिस्टर्बेंस होगा तो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, कोई भी प्रोटीन काम जो फंक्शनल प्रोटीन है वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। देखिए क्या कहने का मतलब है, एंड दिस इज द एग्जैक्टली कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्सरी स्ट्रक्चर। तो हम इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि हमें प्रोटीन दिखाई पड़ रहा है, प्रोटीन हेलिक्स दिखाई पड़ रहा है, जो आपस में एक तो हेलिकल हेलिक्स है और हेलिक्स भी आपस में कॉइल कर गया, वो क्या बन गया, टर्सरी स्ट्रक्चर बन गया है, क्या देख रहे हैं आप। और दिस स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनल एक्टिविटी के, देख रहे हैं आपके, ये क्या है बेटा, ये है 3D स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर को ये रिप्रेजेंट करता है, क्लियर, ठीक है। सम प्रोटीन आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट, ठीक है। The manner in which these individual folded polypeptide or subunit are arranged with respect to each other, मैंने आपसे कहा कि कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं, और ये अपने आप को एक प्रकार से अरेंज करते हैं, जैसे भी अरेंज करते हैं, और अपने आप को जैसे भी अरेंज करते हैं, एक साथ अरेंज करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्वार्टरली स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या लिखा इसमें, जैसे द लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर्स
स्फीयर्स अरेंज वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ द क्यूब और द प्लेट फॉर्म के, मान लीजिए ये इस फॉर्म में अरेंज है, ठीक है, ठीक है, इस फॉर्म में अरेंज है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं इसके, तो वैरायटी ऑफ फॉर्म इसके हो सकते हैं बेटा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे कहा ये इस फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का अपना एक आर्किटेक्चर होता है बेटा, और प्रोटीन की स्टडी करने वाली साइंस की ब्रांच को हम प्रोटियोनॉमिक्स कहते हैं। प्रोटियोनॉमिक्स इज द ब्रांच, यहां पर क्या हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। प्रोटियोनॉमिक्स जो है वो ऐसी साइंस की ब्रांच है जहां पर कि हम बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच है, यहां पर कि हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। अदरवाइज कॉल्ड द क्वार्टरली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये प्रोटीन की चतुर्थ संरचना को, क्वार्टरली स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की हम बात करें, ठीक है ना, क्लियर। एडल्ट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सबयूनिट के, जो एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 4 सबयूनिट होती है बेटा। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दो एक समान होती हैं, 2 अल्फा होंगी, 2 बीटा, 2 सबयूनिट ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 सबयूनिट ऑफ बीटा टाइप के, और ये आपस में मिलकर जो है वो हीमोग्लोबिन बनाती है। तो अल्फा 2 एंड बीटा 2 ये हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्वार्टरली स्ट्रक्चर को बतलाता है, क्लियर। अब ये तो देखा हमने एनसीईआरटी ने क्या लिखा, एनसीईआरटी ने लिखा ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया उसको हमने, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रोटीन के बारे में बात खत्म करते हैं। प्रोटीन क्या होता है, अमाइनो एसिड क्या होता है, अमाइनो एसिड के टाइप क्या होते हैं, उस पर हमने बहुत बात किया हमने, ठीक। अब बात करेंगे बेटा हम किसके बारे में बात करेंगे, न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम बात करेंगे। जो नाभिकीय अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, नंबर 1 दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मेनली डिस्कवर भी न्यूक्लियस, मेनली मुख्यतः न्यूक्लियस में देखने मिलते हैं आपको। जैसे डीएनए की बात करें, न्यूक्लियस में देखने मिलेगा मेनली, आप मेनली वर्ड यूज करें, ठीक है। बट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट के। आरएनए इज ए न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें आपको राइबोसोम, साइटोप्लाज्म में भी देखने मिलेगा, जो राइबोसोम के फॉर्म में होगा, टीआरएनए के फॉर्म में होगा बेटा, ठीक है। तो जो न्यूक्लिक एसिड है, इनकी डिस्कवरी न्यूक्लियस के अंदर हुई थी, पस सेल के न्यूक्लियाई में इसको खोजा था, फ्रेडरिक मिशर ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, न्यूक्लियन कहा था, और इसकी पूरी कहानी हमने पढ़ रहे हैं बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, ये भी पॉलीमर होते हैं। किसके पॉलीमर होते हैं बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, एक पेंटोस शुगर होगा, एक नाइट्रोजन बेस होगा और एक फॉस्फेट होगा, तो उससे न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड होगा, ठीक है ना, और उससे क्या बनेगा, उससे एक न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रैंड बनेगा। डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, ये भी पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। The other type of macromolecule that one would find in the acid insoluble fraction of any living tissue is the nucleic acid। क्या अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि जो एसिड इनसॉल्युबल जो हिस्सा था, रिटेंटेड जो हिस्सा था, छानने के बाद जो बच गया था, उसमें हमने प्रोटीन को देख चुके हैं, हम कार्बोहाइड्रेट को देख चुके हैं, अब हम तीसरे हिस्से पे आए वो हैं न्यूक्लिक एसिड के। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं दे आर दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब इनको बनाने वाली बिल्डिंग ब्लॉक क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसके ये पॉलीमर होते हैं, ठीक है। ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, एक न्यूक्लियोटाइड में 3 अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमको देखने मिलते हैं। और क्या होता है बेटा, इसमें एक तो होता है एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको हम नाइट्रोजन बेस कहते हैं। एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाइट्रोजन बेस कहते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये प्यूरिन होते हैं और पायरिमिडिन होते हैं। प्यूरिन क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन होता है प्यूरिन क्या। पायरिमिडिन क्या होता है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरोसिल होता है पायरिमिडिन। डीएनए में यूरोसिल नहीं होता है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, पढ़ा है हमने इसके। सेकंड इज मोनोसेक्राइड, क्या होता है ये मोनोसेक्राइड, ये होता है पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और आरएनए में राइबोस शुगर होती है। एक होता है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट, जो एसिडिक प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करता है। जो डीएनए में एसिडिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा वो फॉस्फोरिक एसिड होगा, फॉस्फेट होगा। जो डीएनए को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा वो फॉस्फेट होगा, ठीक है। याद रखिए, यदि न्यूक्लियोटाइड में से आपने फॉस्फेट को निकाल दिया तो न्यूक्लियोसाइड पॉलीमराइजेशन नहीं करता है, न्यूक्लियोसाइड पॉलीमराइजेशन नहीं करता है, ठीक है ना, क्लियर।
A nucleic acid containing deoxyribose is called deoxyribose nucleic acid, and while those containing ribose is called the ribose nucleic acid के। तो डीएनए और आरएनए में जो है, मैंने कहा ना, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और आरएनए में राइबोज शुगर होती है। क्लियर? ठीक है, चलिए। और न्यूक्लियोटाइड के बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं हम, है ना बेटा। हमने एडेनिन कैसा होता है, थाइमिन कैसा होता है, ग्वानिन साइटोसिन के स्ट्रक्चर को देखा हमने हायर न्यूक्लियोटाइड को भी देखा हुआ है, एटीपी को भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन ए पॉलीमर के। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ 2020 में, ठीक है ना, दिमाग में रखना है हमको ये। देखो बेटा, कोई भी चीज को पढ़ते हो ना, चलो थोड़ा 5 मिनट बात करते हैं इसमें, 2 मिनट, ठीक है ना। कोई भी चीज को पढ़ते हैं ना तो हमेशा सोचा करो, अवेयर होकर पढ़ा करो। क्या हो रहा है आप में देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ने को बोझ समझते हैं और केवल करना है इसलिए पढ़ रहे हैं। नहीं बेटा, ठीक है, ये जो कुछ किताबें हैं ना, ये आपके भाग्य को बदल सकती है, ठीक है ना। मतलब जो आपकी बुक्स हैं, जो आपकी किताबें हैं जिनको आप पढ़ रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, जो आप लेक्चर सुन रहे हैं, क्या दीज आर दी फॉर्चून चेंजर के। ये वो चीज है जो भाग्य को बदल सकता है। भाई लॉटरी कब खुलेगी? जब लॉटरी का टिकट लेंगे तब तो लॉटरी खुलेगी, है ना। भाग्य साथ कब देगा? जब हम कुछ करने का सोचेंगे तब भाग्य साथ देगा हमारा। तो फॉर्चून चेंज भी उन्हीं लोगों का, भाग्य भी साथ उन्हीं लोगों को देता है जो प्रयास करते हैं। यदि प्रयास नहीं करेंगे तो भाग्य भी साथ नहीं देगा, ठीक है। तो हमेशा जब पढ़ने बैठते हो ना बेटा, सबसे पहला काम मैं जो आपसे हमेशा कहता हूं, आज फिर एक बार रिपीट करता हूं, सबसे पहला काम ये कि जिस भी टाइम, सबसे पहले मॉर्निंग में, आप अर्ली मॉर्निंग जब भी आप पहली बार पढ़ने बैठते हैं टेबल के ऊपर, तो आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद कीजिए, 3 बार गहरी सांस लीजिए, 10 सेकंड सांस को रोकिए, छोड़िए सांस को, 3 बार ऐसा कीजिए। आंखें बंद रखिए, अपना पूरा ध्यान बाहर कोई दूर कोई आवाज आ रही है उस पर फोकस कीजिए, पास की आवाज को अवॉइड कीजिए, ठीक है। वापस लौट के आइए, अपने सांस पे फोकस कीजिए और आंखें बंद में इमेजिन कीजिए कि आप अपने आप को देखिए, एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, आंखें बंद करो ना, आंखें बंद करो, बोल रहा हूं ना मैं, अभी आंखें बंद करो, चलो, ठीक है। एक बड़ा सा अस्पताल है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एम्बुलेंस की आवाज आ रही है, साए साए साए, दरवाजा खुलता है, देखते हैं बहुत सारे लोग साथ आ रहे हैं, कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं। एक कमरा है, एक कॉरिडोर से कमरे में एंटर किए, उस कमरे में आप बैठे हुए हैं। अरे आंखें बंद करके मैं बोल रहा हूं, इमेजिन तो करो, आप बैठे हुए हैं, व्हाइट एप्रन, स्टेथोस्कोप, अपने साथी कुछ डॉक्टर से बात कर रहे हैं, नर्स दौड़ती हुई आती है आपके पास, सर पेशेंट है, या मैडम पेशेंट है। आप गए उठ के, पेशेंट देखा आपने, आप कुछ कर रहे हैं, लौटते अपने कैबिन में की तरफ, एक नेम प्लेट लगा हुआ आपके नाम का, डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव, डॉक्टर मनमोहन पटेल, डॉक्टर संजय जैन, डॉक्टर मोहित श्रीवास्तव, अरे कोई भी नाम आपका है, वो नाम का नेम प्लेट लगा हुआ है, डॉक्टर पूजा जरूर होगा कोई ना कोई, ठीक है, नेम प्लेट लगा हुआ है। अरे इमेजिन करो सीन को ऐसे, जब आप पढ़ने बैठते ना, और ये पूरा जो मैं कह रहा हूं आपसे, ये सीन यदि आपके दिमाग में चल रहा है, एक रील प्ले, दिस इज ए पॉजिटिव एनर्जी फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड। वो बिलीव करने लगेगा, 2, 4, 10 दिन के बाद बिलीव करने लगेगा कि यस आई हैव टू डू दिस, मुझे करना है और यही मेरी मंजिल है, यही मेरी डेस्टिनेशन है, ऐसे ही मुझे कभी किसी दिन काम करने का मौका मिलेगा और मैं एक बड़ा डॉक्टर बनूंगा। आया मजा? इसको जीना है जिंदगी में, असली जिंदगी में बेटा, है ना। चलिए अब आते हैं बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्ड, इट इज नॉट जेम्स बॉन्ड, ठीक है, ये जेम्स बॉन्ड 007 नहीं है, ये बंध की बात कर रहे हैं हम, केमिकल बॉन्ड वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं। लिंकिंग मोनोमर इनटू पॉलीमर के, कि मोनोमर को पॉलीमर में
कैसे जोड़ता है, कौन से बॉन्ड होते हैं? जैसे मैंने कहा कुछ बॉन्ड आपके दिमाग में, पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड को जोड़ने वाला पेप्टाइड बॉन्ड है, CNC, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना बेटा, ठीक है, COC CNC ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है जो कार्बोहाइड्रेट को आपस में जोड़ रहा होता है ना बेटा, ठीक है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है जो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ रहा होता है, याद है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। इन ए पॉलीपेप्टाइड और ए प्रोटीन, एक पॉलीपेप्टाइड में या प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के एमिनो ग्रुप के बीच बनता है। और जब भी ये बॉन्ड बनता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? मैंने पढ़ाया हुआ है ना, ठीक है, मैंने कहा बताया हुआ अच्छे के वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, कंडेंसेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलेंगे इसको आप, ठीक है, ठीक है। एक पॉलीसेकेराइड की बात करें तो उसमें इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड आपस में लिंक होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन के बनाने के लिए होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट बनाने के होता है। ये इसमें भी जब बॉन्ड बनेगा तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है ना, और दोनों मोनोसेकेराइड के कार्बन एटम आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। देखिए ग्लूकोज को फ्रक्टोज से जोड़ दिया हमने, COC ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, COC ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, सुक्रोज बन गया, ठीक है ना बेटा, याद रखना। मतलब क्या हुआ यहां पे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ये हुआ ना बेटे, क्या हुआ? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुआ यहां पे, ठीक है, क्लियर, परफेक्ट। चलिए क्या हो रहा है, दो अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं आपस में तो क्या बन गया? CONH के हमने क्या देखा बेटा, क्या बन गया? CONH बॉन्ड बनाना कि एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे के अमाइनो ग्रुप से क्रिया किया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला यहां पे, क्लियर है ना। फिर इसी प्रकार से जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े, अगेन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, क्या बन गया? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। क्या बन गया बेटा? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया, क्लियर, ठीक है। इन ए न्यूक्लिक एसिड ए फॉस्फेट लिंक द 3' कार्बन ऑफ, देखो 3' मतलब शुगर के थर्ड कार्बन से, एक शुगर के थर्ड कार्बन से जुड़ता है एक न्यूक्लियोटाइड में और दूसरे शुगर के 5th कार्बन पर जुड़ा होता है वो, ठीक है ना, क्लियर। मतलब 3' to 5', 3' ऊपर वाला जो न्यूक्लियोटाइड है बेटा उसका जो फॉस्फेट है वो तो फ्री होगा, लेकिन उसके पास में थर्ड कार्बन पे जो OH है वो अगले वाले न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन पर जो फॉस्फेट प्रेजेंट है उससे वो बॉन्ड बनाएगा वो, ठीक है। तो क्या बनेगा? द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज एन ईस्टर बॉन्ड के, ऐसा बॉन्ड, द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज एन ईस्टर बॉन्ड के। वेरी वेरी, अब देखो बेटा, फॉस्फेट, द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज एन ईस्टर बॉन्ड, ठीक है ना, ठीक है। ईस्टर बॉन्ड चूंकि दोनों तरफ है, एक फॉस्फेट जो है दो शुगर के साथ में ईस्टर बॉन्ड बना रहा है, एक तो अपने खुद के न्यूक्लियोटाइड का जिसके अंदर वो हिस्सा उससे बना रहा है और दूसरा दूसरी शुगर से। तो क्या हो गया? फॉस्फेट ने दो ईस्टर बॉन्ड को बनाया, फॉस्फेट ने दो ईस्टर बॉन्ड को बनाया, उसने दो ईस्टर बॉन्ड को बनाया उसने, इसलिए क्या बोला उसने? आपने बोल दिया फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड के। अरे भाई दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो एक फॉस्फेट दो ईस्टर बॉन्ड बनाएगा, इसलिए फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड बोल दिया आपने उसको, ठीक है ना, क्लियर। न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड में हमको बड़ी संख्या में सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं। टीआरएनए का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पढ़ेंगे। टीआरएनए का हमें क्लोवर लीफ मॉडल कैसा होता है उस पर हम बात करेंगे। हमके एमआरएनए का हेयर पिन लूप कैसा होता है, आरआरएनए का एमआरएनए का की बात करेंगे हम, आरआरएनए की बात करेंगे हमके। और हम ये देखेंगे बेटा, तो अभी डीएनए का स्ट्रक्चर, जैसे कि डीएनए का क्या होता है, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, डीएनए का जो वाटसन और क्रिक ने दिया बेटा, और ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके। कहां पे डिस्कस किया इसको हमने? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इसको डिस्कस किया। और के तो क्या है बेटा, जो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, और इस मॉडल को बताने के लिए जो एविडेंस थे वो किसने दिए थे? रोजलिन फ्रैंकलिन।
के विल्सन, स्टॉक एंड विलियम के उन्होंने इसके एविडेंस दिए और बताया उन्होंने कि जो है वो डीएनए का डायमीटर कितना होता है, डीएनए में जो है वो एक फेरे की लंबाई कितनी होती है, इस सब पर बात कर चुके हैं। तो वाटसन और क्रिक ने क्या किया बेटा, डीएनए का स्ट्रक्चर बताया, और जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है वो बेसिकली उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसका वो, ठीक है ना, क्लियर। दिस इज दी डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ये जो आप देख रहे हो ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है, जो वाटसन और क्रिक, जो ओरिजिनल फोटोग्राफ है, जो मॉडल वाटसन और क्रिक ने तैयार किया था उसी का ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है। एंड दिस इज दी वाटसन क्रिक ने उन्होंने ऐसा मॉडल बना के समझाया था कि इस तरह का डीएनए होता है, ठीक है ना, क्लियर। डीएनए में दो तंतु होते हैं, इट इज ए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। डीएनए क्या होता है, ये एक डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है, दो तंतु होते हैं इसके, हर एक स्ट्रैंड जो है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, चेन होती है, ठीक है। दो स्ट्रैंड के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन की पेयरिंग होती है थाइमिन से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। नीट 2020 का क्वेश्चन, एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, नीट 2020 का क्वेश्चन है। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2021 के लिए याद रखिएगा, क्या, हालांकि सेम टाइप क्वेश्चन आते नहीं पर दिमाग में रखिए इसको, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। देखने हम डीएनए के एक स्ट्रैंड में यदि एडेनिन है तो सामने वाले स्ट्रैंड में थाइमिन होगा, एक स्ट्रैंड में ग्वानिन है तो सामने वाले में साइटोसिन होगा। ऐसे ही होती है बेस पेयरिंग, इसे बोलते हैं हम क्षार युग्मन बोलते हैं, बेस पेयरिंग कहते हैं इसको हम, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। तो डीएनए का अपना बाकायदा एक हेलिक्स होता है, और डीएनए का में जो है डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो हर बार उसमें एक फेरा, जब आप एक टर्न बोलते हो ना बेटा, एक फेरा यहां से शुरू किया हमने, ऐसे गोल घूमे, वापस आएंगे इस पॉइंट पे आएंगे वापस, तो ये 360 डिग्री का जो एंगल पूरा कवर होता है, ये एक फेरा, एक टर्न कहलाता है इसका, ठीक है, क्लियर। देख सकते हैं आप, दिस इज दी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ये आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉडल देख रहे हैं आप पूरा, नहीं, एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड, दोनों के बीच में क्या है, देखो एडेनिन का पेयरिंग थाइमिन से हुआ, दो हाइड्रोजन बॉन्ड के, ग्वानिन का पेयरिंग साइटोसिन से हुआ, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। जब डीएनए को गर्म करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। मेल्टिंग ऑफ डीएनए बोलते हैं, डीएनए का गलन बोलते हैं, मेल्टिंग ऑफ डीएनए बोलते हैं। जब मेल्टिंग वर्ड यूज करते हैं मतलब क्या हुआ बेटा, डीएनए को गला दिया, मतलब डीएनए को गर्म करने पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। ठंडा करोगे वापस से बॉन्ड बन जाएगा, एनिलिंग बोलेंगे उसको हम, क्या बोलेंगे, एनिलिंग ऑफ डीएनए। ठंडा करने पर डीएनए के बॉन्ड वापस से बन जाते हैं, ठीक है। डीएनए का एक फेरा जो होता है, एक जो फेरा होता है बेटा, जो एक टर्न होता है, एक पिच होता है, उसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए का जो एक फेरा होता है उसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक एंगस्ट्रॉम बोले तो 10⁻⁻10 मीटर है ना बेटा, ठीक है। तो डीएनए के एक फेरे की लंबाई 3.4 नैनोमीटर होती है या 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और एक फेरे में हमको दो खांच दिखाई पड़ती है, एक माइनर ग्रुप और एक मेजर ग्रुप के, दो हमें खांच दिखाई पड़ते हैं, 12 एंगस्ट्रॉम का और 22 एंगस्ट्रॉम का, माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, क्लियर। देखो ना, एडेनिन थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं ना, ठीक है। दिस इज, देखिए ये 3 डायमेंशनल मॉडल है बेटा डीएनए करके, आप गौर से देखिए कि जो आपको दिखाई पड़ रहा है। अब मैं बोलता हूं कि डीएनए यदि आपको एक सीढ़ी के समान दिखाई पड़ रहा है तो बताइए कि इसका बैकबोन, इस सीढ़ी का जो बैकबोन है और जो उसका लेडर है वो किस किस बॉन्ड से बना हुआ है, ठीक है। बैकबोन बोले तो दिस इज, ठीक है, लेडर बोले तो दिस इज, ठीक है। बैकबोन बना हुआ है बेटा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से डीएनए का बैकबोन बना हुआ है, और जो लेडर या सीढ़ियां बनी हुई है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बनी हुई है। किससे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड से बनी हुई है, ठीक है। दिस इज द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, है ना मजेदार। चलिए, द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट इन ए डबल हेलिक्स, डीएनए एक डबल हेलिक्स के रूप में पाया जाता है, ठीक है। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटी पैरेलल, रन्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे मैंने कहा, एक स्ट्रैंड यदि जो है वो 5 प्राइम से शुरू होता है, 3 प्राइम पे खत्म होता है, दूसरा स्ट्रैंड जो है इसका 3 प्राइम पे शुरू होगा, 5 प्राइम पे खत्म होगा, ठीक है।
3 प्राइम और 5 प्राइम का मतलब क्या है कि 5 प्राइम इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग, ठीक है। 5 प्राइम को हमेशा ये मानिए आपकी ये शुरुआती पॉइंट है ये, ठीक है ना। तो एक स्टैंड सीधा होगा तो एक उसका उल्टा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होंगे ये, ठीक है ना। लिखा है इसमें रन्स इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि 5 प्राइम इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड एंड 3 प्राइम इज द एंड ऑफ द स्ट्रैंड, ठीक है ना। क्लियर। द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय द शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। मैंने कहा अब क्या मतलब इसका, अरे भाई शुगर है फिर उससे फॉस्फेट जुड़ा है फिर शुगर के, यानी दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर से जुड़ा हुआ है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसको हम शुगर फॉस्फेट शुगर बॉन्ड भी कहते हैं, इसको हम शुगर फॉस्फेट शुगर चेन भी कहते हैं, ठीक है। तो बैकबोन उससे बना होता है। द नाइट्रोजन बेस आर प्रोजेक्टेड, द नाइट्रोजन बेस देखते हैं आगे इसको, the nitrogen base are projected more or less perpendicular to this backbone but face inside के जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वे अंदर की तरफ होते हैं, इसके यानी जो बैकबोन से अंदर की तरफ निकले होते हैं वो, और जो है वो मोर और लेस एक पर्टिकुलर एंगल पे ये होते हैं। हम आगे डिटेल में इस पे बात करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस में हमने ऑलरेडी देखा भी हुआ इसको, ठीक है। और ये अंदर की तरफ होते हैं, जैसे देखिए गौर से, जैसे यानी आपको दिखाई पड़ रहा है ये डीएनए का जो हेलिक्स है वो देख रहे हैं आपके, तो ये 3D स्ट्रक्चर है जिसको आप देख रहे हैं, इट इज दी 3 डायमेंशनल मॉडल, कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल है कि डीएनए हमको इस तरह का दिखाई पड़ेगा। इट इज ए कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल, ठीक है ना, ठीक। एडेनिन एंड ग्वानिन ऑफ वन स्ट्रैंड कंपल्सरीली बेस पेयर विद द थायमिन एंड साइटोसिन। एडेनिन की पेयरिंग हमेशा थायमिन से होती है, ग्वानिन की पेयरिंग हमेशा साइटोसिन से होती है, ठीक है ना। नीट 2020 डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से, देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन एंड 3 बिटवीन ग्वानिन साइटोसिन के। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थायमिन के बीच में होते हैं और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्लियर, ठीक। हर एक स्ट्रैंड जो है हमको एक हेलिकल स्टेयरकेस, एक होती है ना गोल वाली सीढ़ी होती है, वैसा हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। ईच स्टेप ऑफ एसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पेयर ऑफ बेसेस के, हर एक सीढ़ी जो है वो एक नाइट्रोजन बेस पेयर को शो करती है, मतलब एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन थायमिन के व्हाटएवर जो भी सीक्वेंस के, मतलब वो क्या करता है हर एक जो जैसे आप देख रहे हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए बेटा देख रहे हैं, तो आपने देखा ये एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, हमने हाइड्रोजन हमने मान लिया कि एक सीढ़ी मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ये हो गए यहाँ पे, ठीक है। दूसरी सीढ़ी मान लिया हमने कहा ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हर एक लेडर जो 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड बने वो एक लेडर को एक सीढ़ी को बनाता है। एडेनिन मैंने कहा ना आपसे कि ये एक सीढ़ी हो गया, ये दूसरा सीढ़ी हो गया, दूसरा लेडर हो गया, तो हर एक सीढ़ी आप जो चढ़ रहे हैं ऊपर के वो एक बेस पेयर को नाइट्रोजन बेस पेयर को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। फिर डीएनए में का पूरा एक फेरा टर्न जो होगा वो 360 डिग्री का होगा, क्या होगा बेटा 360 डिग्री का एक गोला होगा और उसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट है, एक फेरे में 10 बेस पेयर होते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम उसकी लेंथ होती है। मतलब डीएनए का जो एक टर्न है बेटा, डीएनए का जो एक पिच है, मैंने कहा आपसे कि ये डीएनए का एक टर्न है, एक पिच, ठीक है, ये ठीक है, ये जो एक पिच है ये 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, इसमें 10 बेस पेयर होंगे, इसके अंदर 10 बेस पेयर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 2 बेस पेयर के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 34 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 3.4 एंगस्ट्रॉम इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम हो गया। और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम एक्सियल राइज कहते हैं, इसे हम एक्सियल राइज कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम एक्सियल राइज, अक्षीय ऊंचाई, एक्सियल राइज कहते हैं इसको हम टेक्निकली। यही मैंने बताया हुआ आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है ना। फिर दूसरी बात 10 बेस पेयर है 360 डिग्री के एंगल पे, तो 2 बेस पेयर के बीच का एंगल कितना हो गया 36 डिग्री हो गया, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एंगुलर डाइवर्जेंस, इसे एंगुलर डाइवर्जेंस भी कहते हैं। तो एंगुलर डाइवर्जेंस कोणीय विक्षेपण, मतलब डीएनए में 2 बेस पेयर के बीच का एंगल कितना होगा 36 डिग्री होगा, क्योंकि डीएनए का एक फेरा पूरा एक गोले के बराबर है और एक गोले में एक सर्कल में 360 डिग्री होता है बेटा, है ना, क्लियर। तो क्या लिखा है इसमें कि ईच स्टेप ऑफ एसेंट डिस्टेंट टर्न 360 डिग्री, ठीक है। ये मानकर चलिए ये जो पूरा पैराग्राफ है ना ये आपका नीट 2021 का पोटेंशियल क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो बच्चे लास्ट ईयर पढ़े हैं जिन बच्चों ने उनको मालूम है कि मैंने जहां जहां आईएमपी लगवाया था नीट 2020 में वहां से 90% से अधिक क्वेश्चन आया हुआ, मोर देन 90% क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, क्लियर।
रिमेनिंग 10% टेस्ट पेपर में डीपीएस में हमें कवर हो गया वो। तो मैंने जहां जहां लगवाया था बेटा वहां डायरेक्ट क्वेश्चन आया, इसलिए बिल्कुल अलर्ट अटेंटिव रहिए के। तो मैंने कहा एक क्वेश्चन से आएगा, तो मैंने कहा आपसे कि जो स्टेप है उसका जो एसेंट है उसमें दो उसके बीच का एंगल है वो 36 डिग्री का होता है। एक फुल टर्न में 10 स्टेप होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, और तो इसका मतलब है पिच की लंबाई कितनी 34 एंगस्ट्रॉम्स की लंबाई होती है, तो दो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, द राइज पर बेस पेयर इज विल बी 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम एक्सियल राइज कहते हैं इसे हम। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ डीएनए विथ अबव मेंशन्ड सैलिएंट फीचर इज कॉल्ड द बी डीएनए। और डीएनए के फॉर्म, ठीक है, आपने पढ़ा लेटेस्ट लेक्चर में ही पढ़ा हुआ आपने मॉलिक्यूलर बेसिस में कि ए फॉर्म डीएनए का क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है, ई क्या होता है, क्या जानकारी है वो ऑलरेडी हमने पढ़ा के। तो ये हम ऑलरेडी हम ये फॉर्म के बारे में बात कर चुके हैं। जेड डीएनए क्या होता है ये भी बता चुके हैं हम मॉलिक्यूलर बेसिस में। ठीक है ना, ठीक। तो डीएनए का जो फॉर्म जिस पे बात किया हमने देखा ये बी डीएनए का फॉर्म है बेटा। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, तो अभी हम अपनी बात यही खत्म करेंगे, है ना। मजा लीजिए पढ़ने का। मैं हमेशा बोलता हूं आपसे कि पढ़ने को, जो बच्चा पढ़ने को बोझ समझेगा, जिसको लगेगा कि मुझे इतना पढ़ना है, उतना पढ़ना है, एक करना है, वो करना ही, मुझे इतना इसलिए पढ़ना पड़ता है, कारण ये कि मैं समझने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं हर बार सोचता हूं कि मैंने इतना पढ़ा और तब भी मेरे नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि मैंने समझा नहीं है। मैं क्वेश्चन देख के घबरा गया एकदम से। एनसीईआरटी पढ़िए, सब्र से पढ़िए, समझते हुए पढ़िए। ठीक है ना, डीपीएस रेगुलर सॉल्व कीजिए, टेस्ट को मिस मत कीजिए बेटा। अपना लेवल अच्छा, भले ही से पेपर 95% 99% पेपर एनसीईआरटी से है, लेकिन तब भी अपना लेवल मेंटेन रखिए, क्योंकि एग्जाम है बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कब जो है वो अपना गेम बदल दे हम नहीं सब कह सकते कुछ, इसलिए तब जो है पछताने से बेहतर है कि अपना लेवल बनाकर रखें आप। ठीक है ना, मेहनत करते रहिए, पढ़ते बेटा। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.